नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी और शाह देश की सियासत में एक बार फिर से उलटफेर करने जा रहे हैं, बाजी पलटने जा रहे हैं फिर से, या फिर इंडिया अलायंस इन विधानसभा चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें मोदी के विजय रथ को रोक सकता है। और सवाल ये भी बड़ा है कि क्या हरियाणा जीतने के बाद मोदी का विजय रथ महाराष्ट्र भी जीतेगा और साथ ही साथ झारखंड भी जीतेगा? क्या यह विजय रथ महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जीतने जा रहा है, या फिर झारखंड और महाराष्ट्र दोनों को जीतना मोदी के लिए मुश्किल है? हरियाणा आसान था, झारखंड महाराष्ट्र मुश्किल है। बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों, महाराष्ट्र का हाल तो मैं आपको रोज ही सुनाता रहता हूं कि वहां क्या होने जा रहा है 23 नवंबर को, लेकिन आज झारखंड की बात करते हैं। और झारखंड कम इंपॉर्टेंट स्टेट नहीं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रेलेवेंस है इसकी। और बीजेपी यानी इंडिया अलायंस और एनडीए की फाइट में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कहिए या इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए कहिए, इस फाइट में झारखंड बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अब झारखंड में क्या होने जा रहा है 23 तारीख को, इसी 23 को जब मशीनें खुलेंगी, क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे चंद सेकंड दीजिए कि मैं आपको ये बता सकूं कि इस राज्य में मोदी और शाह ने कौन कौन सी तिगड़में लगाई, कौन कौन से खेल किए, कौन कौन सी साजिशें यहां रची गई। अगर ये आप जानेंगे, चौंक जाएंगे कि पिछले 5 साल में गुजरात लॉबी ने यहाँ किया। अब दोस्तों, चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन किसी भी नेता के माइंडसेट को, उसके जहन को समझना जरूरी है। उसका जो गेम प्लान है, उसका जो मोटिव है, उसका जो तरीका है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नतीजे से कहीं ज़्यादा खेल को समझना ज़रूरी है। और अगर आप खेल देखें झारखंड का पिछले 5 साल में क्या हुआ, 2019 में यहाँ पर चुनाव हुआ था और बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई, और मोदी जी और अमित शाह ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक आदिवासी नेता, युवा, यूथ, वो मुख्यमंत्री बैठ गया। उसने मोदी और शाह को शिकस्त दे दी। उसका नाम था हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी एक आदिवासी नेता की, तो बीजेपी की तरफ से ऑफर गया और ऑफर ये था कि भाई कांग्रेस को छोड़ो, हमारे साथ सरकार बनाओ। हम और तुम तो पहले भी पार्टनर रहे, शिबू सोरेन साहब के साथ हम पार्टनरशिप कर चुके हैं। तो ऑफर जो पहला दिया गया वो था कि कांग्रेस को छोड़ दो। अब हेमंत सोरेन साहब को लगा कि यार ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से मिसट्रस्ट है, गद्दारी हो जाएगी। उनका नहीं, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता। तो बहरहाल हेमंत सोरेन ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी सरकार जारी रखी। अब ऑफर ठुकराने के बाद हेमंत सोरेन को परेशान किया जाने लगा, कभी ईडी तो कभी आईटी तो कभी सीबीआई। लेकिन एक ऑपरेशन शुरू हुआ और वो ऑपरेशन था कि कांग्रेस को ही तोड़ डालो। अगर कांग्रेस को तोड़ देते हैं, कांग्रेस को अगर डिवाइड कर देते हैं, जो महाराष्ट्र में किया, तो हेमंत सोरेन को किसी ना किसी तरह मजबूरी में बीजेपी के साथ आना ही पड़ेगा। कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की इंटेलिजेंस ने वो जो पैसा पहुंचाया जा रहा था वो कलकत्ता में पकड़वा दिया, नोट ही नोट मिले, और कांग्रेस ने भी एक्शन लिया और वो ऑपरेशन फेल हो गया। यानी जो दूसरा ऑफर था वो भी खत्म हो गया और बाद में ईडी छोड़ दी गई हेमंत सोरेन के पीछे। और ईडी ने एक, जैसा कि अदालत का कहना है कि बहुत हल्का मुकदमा था, उसमें हेमंत सोरेन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, इस देश के पहले चीफ मिनिस्टर, उसके बाद केजरीवाल की बारी आई, फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर के हाथ में हथकड़ी डाल दी राजभवन में और जेल भेज दिया। आदिवासी चीफ मिनिस्टर, पहला मुख्यमंत्री, जेल भेजा गया। और इसी जेल में जब वो थे तो वहाँ पर चुनाव हुआ लोकसभा का। हालांकि प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन हेमंत सोरेन जेल में थे। अब हेमंत सोरेन को जब अदालत ने कहा कि साहब ये मुकदमों में दम नहीं है, हेमंत सोरेन को बेल मिली, उसके बाद कई और लोगों को बेल मिली। अब हेमंत सोरेन बाहर आ गए, लिहाजा एक बार फिर से इस आदिवासी नेता को हराने के लिए सारी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है।
बहुत ही ब्रीफ में, नटशेल में मैंने आपको 5 साल की कहानी बताई। हो सकता है बहुत सी चीज़ें छूट गई हों, फिर भी मैंने आपको एक मोटी मोटी तस्वीर दी। अब एक बार दोस्तों ज़रा ये जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके नतीजे भी देख लेते हैं। बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बीजेपी अक्सर स्वीप करती थी झारखंड, लेकिन इस बार 2024 में बीजेपी को 14 में 8 और एनडीए को 9 सीटें मिली और इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिली। कुल मिलाकर एज बीजेपी का रहा, लेकिन फाइट शुरू हो गई। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो हेमंत सोरेन की ये जो पत्नी हैं कल्पना सोरेन काफ़ी एनर्जेटिक हैं, इलेक्ट्रिक हैं। इन्होंने ही अपने दम पर लड़ा, लेकिन वो चुनाव बहुत अव्यवस्थित था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक महिला जिसका पति जेल में है, जिसका ससुर जो है शिबू सोरेन ज़्यादातर अस्वस्थ रहते हैं, अकेले दम पर एक महिला कितनी मेहनत कर सकती। लेकिन फिर भी बीजेपी को कम किया। अब विधानसभा चुनाव है और हेमंत सोरेन जेल के बाहर हैं और मुख्यमंत्री हैं। अभी सही बात है कि ये आदिवासी बाहुल राज्य में हेमंत सोरेन को आदिवासी सेंटिमेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जब से वो जेल से लौट के आए ये सपोर्ट और बढ़ा है। अब इसकी काट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर आदिवासी भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, और वहाँ पर एक नया कार्ड बीजेपी ने खेलना शुरू किया है। और कार्ड खुद मोदी जी खेल रहे हैं, मोदी जी खेल रहे हैं, योगी जी खेल रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा खेल रहे हैं। और ये कार्ड क्या है? बेटी छीन लेंगे। पहले मंगलसूत्र छीना जा रहा था, बेटी छीन लेंगे, या फिर औरंगजेब है, बाबर है। यही कार्ड वहाँ पर खेला जा रहा है। कम्युनल कार्ड, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कार्ड खेला जा रहा है। झलकी देख लीजिए जरा। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। अब ये जो बातें हो रही हैं औरंगजेब की, बाबर की, या फिर ये कहा जा रहा है कि साहब बेटी छीन लेंगे, पहले मंगलसूत्र कहा जा रहा था। अगर ये बातें दोस्तों आज से 20 बरस पहले चुनाव में मंच से कही जा रही होती, कोई भी नेता होता, और अगर टीएन शेषन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, कल्पना कीजिए हालत क्या होती, एक्शन होता। लेकिन खैर, अब चुनाव आयोग पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्यों नहीं एक्शन लिया गया, या दस्तूर बन गया है, लोग यूज्ड टू हो गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सवाल पर आ रहा हूं। सवाल ये है कि क्या हिंदू मुस्लिम का ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स का ये जो कार्ड खेला जा रहा है, इसको डाइल्यूट कर पाएंगे मिस्टर हेमंत सोरेन? क्या इसको डाइल्यूट कर पाएंगे? या राहुल गांधी जो अब जाएंगे वहाँ चुनाव में, क्या उसको थोड़ा डाइल्यूट करेंगे? कोई ऐसा रास्ता है इसको कम किया जाए? और सेकंड क्वेश्चन, क्या राहुल गांधी, तेजस्वी और बाकी जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, क्या ये हेमंत सोरेन के पीछे मजबूती से खड़े होंगे कि नहीं साहब हम आपके साथ खड़े हैं, जितनी ताकत मोदी झोंक रहे हैं उतनी ताकत हम भी झोंकेंगे, टक्कर बराबर की होगी? क्या इस तरह का आपको एक मुकाबला दिखेगा आने वाले दिनों में? बिग क्वेश्चन। और तीसरी चीज कि अगर हेमंत सोरेन खुद अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और उधर से मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, योगी आते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा आते हैं, और जिस तरह का उनकी स्पीचेस हैं, फायरी स्पीचेस, भड़काऊ भाषण, क्या इसका मुकाबला इंडिया अलायंस कर पाएगी? उससे आगे बढ़ पाएगी? होने क्या जा रहा है झारखंड में, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। अल्टीमेट क्वेश्चन तो यही है कि क्या हेमंत सोरेन और उनके पीछे तेजस्वी और मिस्टर राहुल गांधी क्या मोदी के विजय रथ को रोक सकते हैं? जब 23 तारीख को नतीजे मिले तो क्या होगा, उस पर मैं आऊँगा। अब दोस्तों, आज 3 खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ आनंद कुमार जी हैं, झारखंड से जुड़े हैं, रांची से जुड़े हैं। हमारे साथ चंदन मिश्रा हैं, ये भी रांची में एक लंबा वक्त रिपोर्टिंग को दे चुके हैं, ये हमारे साथ होंगे। दोनों ही काफ़ी खरी बात करेंगे, खरा खरा बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो भी दिल में है बोलिए, आज आप जो भी है दिल में बोलिए, तो बोलेंगे। अदर साइड ऑफ पिक्चर भी देखिए, हर पिक्चर का हर पहलू देखिए। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब भी होंगे, कई बरस उन्होंने झारखंड बिहार में काम किया है। उमाकांत लखेड़ा की बात सुनिए, कोशिश करिए जानने की झारखंड में क्या होने जा रहा है। महाराष्ट्र को अलग ना देखिए, महाराष्ट्र के नतीजे झारखंड के साथ देखिए। दोनों ही 23 तारीख को
आपके सामने होंगे, दोनों नतीजे। पहला जो मेरा सवाल है वो आनंद कुमार से। आनंद जी, अमूमन आखिर में एंकर्स पूछते हैं एक्सपर्ट से कि साहब होने क्या जा रहा है, कौन आगे है कौन पीछे। मुझे लगा कि पहला सवाल ही मैं एक बाउंसर से करूं और मैं पहले सवाल में आपसे पूछूं कि जीतने कौन जा रहा है। मुश्किल सवाल हो सकता है आज की स्थिति में, जीतने कौन जा रहा है? क्या हेमंत सोरेन के ग्रिप में ये इलेक्शन आ रहा है या इस इलेक्शन को हेमंत सोरेन की मुट्ठी से छीनकर अमित शाह और मोदी लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं एकदम साफ बोलूंगा, हेमंत सोरेन के ग्रिप से मैच बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो चुनाव की शुरुआत में या चुनाव की घोषणा से पहले ये पूरी तरह से झारखंड हेमंत सोरेन की ग्रिप में था, लेकिन अब जो हरियाणा का मॉडल झारखंड में लागू होता दिख रहा है भाजपा की तरफ से, और हेमंत सोरेन और उनकी टीम ये सोचकर निश्चिंत बैठ गई थी कि जो लोकसभा में रिजल्ट आया था और जो जनता का मूड दिख रहा था वो हमारे पक्ष में रहेगा, लेकिन उनकी ये गफलत उन पर भारी पड़ रही है। और दूसरा उनके साथ सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस अपने तय झारखंड में कुछ भी करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 2 दिन पहले केसी वेणुगोपाल आए थे, उनके सामने कांग्रेसियों ने टिकट बेचने का आरोप लगाया, इतना हंगामा किया कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए वहां से चले गए। तो कांग्रेस जो है इस और जिस तरह के उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़े किए हैं, ये कमजोर कड़ी बनने जा रहा है। आनंद जी, अगर मुकाबला हाथ से निकल रहा है तो फिर चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, योगी हो, मोदी हो, ये फिर बाबर और औरंगजेब की याद क्यों दिलाई जा रही झारखंड को? झारखंड में बाबर और औरंगजेब ये नैरेटिव के सुपरस्टार्स कैसे बन रहे हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि झारखंड में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है वो विनिंग कॉम्बिनेशन है। उसको तोड़े बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो अगर आदिवासी और मुसलमान का कॉम्बिनेशन को तोड़ना है तो आपको हिंदुओं को पोलराइज करना पड़ेगा, खास करके संथाल परगना के इलाके में। चंदन मिश्रा जी, आपने अभी आनंद जी को सुना। आनंद जी कह रहे हैं कि भाई वैसे तो हेमंत सोरेन की मुट्ठी में ये मुकाबला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुट्ठी ढीली हो रही है, भाजपा चढ़ रही है। ये जो भाजपा चढ़ाई कर रही है, मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा, क्या वजह है? क्या वजह? अगर बीजेपी चढ़ाई कर रही तो कुछ तो वजह होगी साहब। ऐसा क्या हो गया 10 दिन के अंदर? ऐसा कौन सी जादू की छड़ी मोदी जी ने घुमा दी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत मुट्ठी पे कब्जे में रखे हुए थे हेमंत सोरेन पूरी चुनावी प्रक्रिया अभियान को। मुट्ठी तो उनकी ढीली हो रही है पिछले 1.5 महीने से, सच्चाई यही है। और उनका जो सबसे कमजोर कड़ी है वो कांग्रेस है, उसकी चर्चा कर चुके हैं आनंद। आज एक मैं छोटी सी घटना बता दूं पूरे देश के आपके दर्शकों के लिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा थी रांची से सटे हुए इलाके में, कांग्रेस की कांके में, और उस जगह पे स्थिति ये थी कि कुर्सियां खाली थी और उसको लेके मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां के प्रभारी को, कांग्रेस के प्रभारी को, मीर साहब को और अध्यक्ष को आंखें तरे हुए कहा कि यह क्या स्थिति है। आज के स्थानीय हिंदुस्तान अखबार है उसमें पूरी खबर आई है। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस की एक तो कमजोर कड़ी उनको ले डूबेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को। दूसरी बात यह है सबसे महत्वपूर्ण कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से आक्रामक ढंग से चुनाव अभियान शुरू किया है 2 महीने पहले से, और ये आक्रमण इसलिए भी है कि वो उन इलाकों में सबसे अधिक फोकस कर रही है, केंद्रित हो रही है जहां पे कमजोर थी। पिछले चुनाव में 2019 में इनको कमजोरी इनको मिली थी, दिखाई पड़ी थी। चंदन जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन को जिस मुकदमे में भेजा गया जेल, उस मुकदमे में दम नहीं था, जैसे केजरीवाल के मुकदमे में दम नहीं था, या जिस तरह से मुकदमे जो हैं वो मनीष सिसोदिया पे दर्ज हुए उसमें दम नहीं था। तो अगर दम नहीं था और आपने एक मुख्यमंत्री को जो जनता के समर्थन से कुर्सी पर बैठा था, उसको रातों रात आपने पकड़ा, जेल भेजा, आदिवासी नेता था, क्या इसका कोई असर नहीं आपको दिखा? इसका कोई असर नहीं दिखा? असर जितना दिखाई देना था लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। उस असर का उन्होंने जो है इनकैश भी किया। इनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने इसी बात को पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान अभियान में, प्रचार में भंजाया, और उसका लाभ इन्होंने जो लेना था लिया। लेकिन अब इसका कोई असर इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा। चंदन मिश्रा साहब जो है उनका ये कहना है कि साहब सिंपैथी थी, लेकिन कुछ समय पहले थी। विधानसभा चुनाव में चंदन मिश्रा साहब को सिंपैथी वहां रांची में नहीं दिख रही। लखेड़ा साहब जी, आपको क्या लग रहा है? जैसे आप
तमाम फीडबैक ले रहे हैं, एक न्यूट्रल फीडबैक ले रहे हैं, आप चीज़ों को दूर से देख रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो बर्ड्स आई व्यू है उसको ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जब हम कोई चीज़ डिटैच होकर दूर से देखते हैं तो ज़्यादा साफ दिखती है, और कभी कभी हम जब अटैच होकर देखते हैं तो चीज़ें नहीं दिखती। जैसे हरियाणा में पत्रकारों को नहीं दिख रहा था कि क्या होने जा रहा है। सारे पत्रकार कह रहे थे कि नहीं साहब, बीजेपी तो दिख नहीं रही है। एग्जिट पोल में आ रहा था, बीजेपी तो दिख नहीं रही है। आप जिस भी पत्रकार से हरियाणा में बात करें, वो कह रहा था कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन नतीजे जब आए तो एकदम उल्टे थे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको दूर से सारी चीजें, आपकी जो तजुर्बे वाली आंखें हैं, इसको क्या दिख रहा है कि क्या फाइट है, झारखंड में फाइट है बिटवीन इंडिया एंड एनडीए, या आपको लगता है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है, या आपको लगता है अभी भी एज जो है वो हेमंत सोरेन को मिल सकता है? देखिए, फाइट है। मैं ये तो जमीनी रिपोर्ट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं। जमीनी रिपोर्ट तो जाहिर सी बात है कि हम भी नजर रखे हुए हैं, लेकिन देखिए, आपको लोकसभा चुनाव 4-5 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, 5-6 महीने पहले मात्र। तो लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि जो 80 सीटों का 81 सीटों का जो आकलन है, उसमें बीजेपी लेड अलायंस जो है 46 सीटों पर आगे है। अगर विधानसभा वार हम आकलन करें, जो हरियाणा में नहीं था, जो बाकी जगह नहीं था, जो महाराष्ट्र में नहीं है, तो इस लिहाज से ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में सीटें भी दुगनी मिल गई, करीब करीब 14 में से 9 के करीब सीटें मिल गई। तो ऐसी सिचुएशंस में एज पहले से ही था, और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी ने और शिबू सोरेन ने, ये इन्होंने जो रणनीति बनानी थी, वो लोकसभा जो आपकी वोट प्रतिशत पर्याप्त नहीं आ पाया। शिबू सोरेन जेल में थे, मैनेजमेंट था नहीं, उनकी पत्नी अलग चुनाव प्रचार कर रही है, तो जो मैनेजमेंट को संभालना था, स्ट्रेटजी बनानी थी, कांग्रेस के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी आपके साथ, एक रीजनल पार्टी आपके साथ है, दूसरा ये कि जैसे आरजेडी है या जो बिहार की पार्टियां हैं, उन बिहार की पार्टियों के साथ भी कोई से लेफ्ट पार्टी के साथ, जैसे भी दोनों चंदन जी भी बता रहे हैं और आनंद जी भी बता रहे हैं कि जो कोहेसिवनेस बनती है अलायंस में, क्योंकि आप जब जीतते हैं कोलिशंस में तो एक दूसरे को जिताते हैं, खुद भी जीतते हैं, बगल वाली सीट पर दूसरे को जिताते हैं। हालत यह है कि सीट लेने के लिए आरजेडी कूद गई, लेफ्ट वाले कूद गए, लेकिन एक अलायंस की जो शक्ल बननी थी, वो शक्ल बनने की सूरत मुझे कम नजर आ रही है। हो सकता है कि 3-4 दिन बाद राहुल गांधी उतरे या बाकी लोग उतरे और उससे एक माहौल बनाने की कोशिश हो। और भारतीय जनता पार्टी के पास निश्चित रूप से बेशुमार साधन है, सारे कम्युनल टैक्टिक्स उनके पास हैं, सांप्रदायिक एजेंडे उनके पास हैं, हिंदू मुसलमान उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माइनॉरिटीज पॉकेट है, क्रिश्चियंस पॉकेट है, वहां पर जो हेमंत सोरेन की जेएमएम है, उनका कॉम्बिनेशन जिन सीटों पर है, वो जरूर फाइट देंगे। और धीरे धीरे करके आने वाले 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव प्रचार छठ के बाद कैसे गति पकड़ता है। जी आनंद जी, आप तो बहुत भीतर तक राजनीति के अंदर हैं आप, और आपकी कलम लगातार चल रही है। मैं आपसे पूछूंगा, जो कई मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी भी हैं, अर्जुन मुंडा भी हैं, उसमें मधु कोड़ा भी हैं, उसमें रघुवर दास जो गवर्नर साहब हैं, सुन रहे हैं कि अपनी बहू को जिताने के लिए वो भी बीच बीच में मशवरा दे रहे हैं। उनका फोकस उड़ीसा की जगह आजकल रांची में ज्यादा है, जमशेदपुर में ज्यादा है। क्या चंपाई सोरेन जिसको अमित शाह कह रहे थे कि साहब ये तो अलादीन हो सकते हैं, अलादीन के चिराग हो सकते हैं, ये तो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, क्या आपको लग रहा है चंपाई सोरेन, जिसको बड़ी मेहनत से तोड़ के बीजेपी लाई थी, जिसको बता रहे थे कि साहब ये एकनाथ शिंदे हैं झारखंड के, क्या चंपाई सोरेन एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे असर कर रहे हैं, या उस कार्ड का भी रंग उड़ चुका है? मिस्टर आनंद कुमार, चंपाई सोरेन को भाजपा ने एक ब्रांड के रूप में पेश किया, और वो ब्रांड वो कभी थे नहीं, लेकिन भाजपा ने उनको ब्रांड बनाया सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर चीजें सही नहीं है। सीता सोरेन को इसलिए नहीं लाया गया कि वो सीट जिता देंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया गया कि जेएमएम के अंदर कुछ ठीक नहीं है। और चंपाई सोरेन बड़ी जीत नहीं दिलाएंगे, लेकिन चंपाई सोरेन और उनके बेटे जिन 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, भाजपा को उम्मीद है कि कम से कम वो 2 सीटें लाएंगे। जितने 5 पूर्व मुख्यमंत्री या उनकी पत्नियां या उनके बेटे या उनकी बहुएं चुनाव लड़ रही हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको एक ही काम में लगा दिया है कि जाओ अपनी सीट निकाल कर लाओ, प्रचार हम करा लेंगे बाहर के नेताओं से, हिमंता बिस्वा शर्मा कर लेंगे, राजनाथ सिंह कर लेंगे, मोदी कर लेंगे, अमित शाह कर लेंगे, योगी कर लेंगे। प्रचार की चिंता मत करो, इलेक्शन मैनेजमेंट की चिंता मत करो, वो देख लेगी भाजपा। चंदन जी, ये जो मधु कोड़ा साहब है, आऊंगा आनंद जी, आऊंगा आपके पास। ये जो मधु कोड़ा साहब हैं, क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी एक करप्शन का अगर नैरेटिव सेट कर रही है, तो उस करप्शन के इस नैरेटिव में मधु कोड़ा जो बीजेपी के साथ है, क्या उसका लाभ मिल रहा है बीजेपी को या नुकसान हो रहा है मधु कोड़ा से? दीपक जी, मधु कोड़ा चुनाव सीधे नहीं लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी उस इलाके से 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। एक बार जय समानता पार्टी की तरफ से और दूसरी बार वह इसी तरह निर्दलीय ही जीती है जी। इस एक चुनाव लोकसभा का वह कांग्रेस पार्टी की ओर से जीती है। तो गीता कोड़ा की अपनी आइडेंटिटी है, उसने अपना बना लिया है। मधु कोड़ा का होना ना होना उस संदर्भ में कोई अधिक मायने नहीं रखता है, क्योंकि मधु कोड़ा एकदम बिल्कुल, अब ऐसा भी नहीं कि मधु कोड़ा को प्रचार में लगा दिया गया, प्रचार में भी बीजेपी ने नहीं लगाया। वो अपना साथ में नेता के साथ जाते हैं या मोदी जी के सभा में किनारे में बैठे रहते हैं। आपको लगता है, क्योंकि समय कम है, आपको लगता है चंदन जी कि अगर कांग्रेस और मजबूत होती, कांग्रेस के प्रभारी मजबूत होते, कांग्रेस की लीडरशिप मजबूत होती, तो ये मुकाबला बड़ा जबरदस्त होता? कांग्रेस की जितनी क्षमता है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और मजबूती कांग्रेस को नहीं मिलेगी। पिछली बार हेमंत सोरेन के कंधे पे सवार होकर कांग्रेस को 16 सीटें मिल गई। राज्य बनने के बाद कांग्रेस कभी भी 8 या 9 सीटों से ज्यादा जीत नहीं पाई। उसका एक बार जीती थी, बाबूलाल मांडी के साथ टाई अप किया था जेवीएम के साथ, तो उस समय कांग्रेस का परफॉर्मेंस 14 था, 11 सीटें बाबूलाल जीते थे। इसलिए 16 सीटें जो जीती है कांग्रेस, इसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है 2019 में। इससे बेहतर और कभी कांग्रेस करेगी उम्मीद कम है, क्योंकि जो ढांचा है कांग्रेस का झारखंड में वो पूरी तरह छत्र बितर हो चुका है। लखड़ा साहब, एक चीज बताइए, इस तरह की बातें कांग्रेस जो है, मैं जयराम रमेश को सुन रहा था और मैंने और भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यहाँ पर सुना, उनका कहना था कि साहब वहां पर माहौल जो है वो सांप्रदायिक किया जा रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, और खासकर आपत्ति उठाई जा रही है हेमंत बिस्वा शर्मा की स्पीचेस पर, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि साहब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और चुनाव के जो एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, उसका ये उल्लंघन है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। जी देखिए इलेक्शन कमीशन कार्रवाई पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठा हुआ है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के जो कम्युनल स्पीचेस से उनके क्या वो अनाप शनाप बोल रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। उनके मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तमाम तरह के जो लोग थे जिन्होंने पूरा इलेक्शन को पॉल्यूट करने की कोशिश की, कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन केवल नोटिस देता है, और नोटिस देता है पार्टी अध्यक्ष को। जब मोदी जी के भाषण या होम मिनिस्टर अमित शाह के भाषण के क्लिप्स उन्होंने भेजी और उनको कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने उन चिट्ठी का जवाब ना दे करके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने शिकायत की, तो पार्टी का कर दिया। और अभी हरियाणा तो सामने है ना, हरियाणा में क्या किया उन्होंने, हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन के जो रिप्लाई है कांग्रेस पार्टी को, वो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ब्रांच है। वो भाई देश में चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, भारत की संसद ने उसे बनाया है। तो ऐसी संस्था अगर इस तरह का व्यवहार करती है और इस तरह के भाषणों पर नकेल नहीं लगती या उसका संज्ञान नहीं लेती, तो आज जेएमएम को हराने के लिए या कांग्रेस जेएमएम को हराने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र में इस तरह की बातें शिवसेना, उद्धव या बाकी लोग करेंगे, तो आप उन पर तत्काल कार्रवाई कैसे करेंगे? कि एक राज्य में तो आप कर नहीं रहे। और हेमंत बिस्वा शर्मा एक मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो रावण की तरह किस तरह से मंच पर अनबंड और सांप्रदायिक भाषण कर रहे हैं, उसको कोई भी सेंसिबल इंसान और संवैधानिक मशीनरी अगर उसका संज्ञान नहीं ले रही है, तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश में। और ये अगर बंद नहीं हुआ तो आने वाले ये ट्रेंड रुकेगा नहीं। आनंद जी, आज मैंने देखा एक काफी वायरल हो रहा है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और जो राइटिस्ट हैं वो भी कुछ कमेंट कर रहे हैं, जो लेफ्टिस्ट है वो भी कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस भी कमेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि साहब मोदी जी अभी तक मंगलसूत्र छिनवा रहे थे, अब बेटी छीनने की बात हो रही है। क्या
मोदी जी के इस बयान की प्रतिक्रिया है विपक्ष में, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कांग्रेस में, ये जो बेटी छीन लेंगे? मुझे ये कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि भाजपा जिस तरह से चुनाव में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपर हैंड होने के बावजूद जिस तरह से आत्मउद्धा का शिकार हो गया, उनको लग रहा है कि कुछ भी होगा हम आ जाएंगे, ये बड़ी खतरनाक स्थिति उसके लिए बन रही है। ये नैरेटिव्स उतने काम नहीं कर रहे हैं जितना इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस काम कर रहा है। देखिए, झारखंड एक ऐसा जगह है जहां 15% से ज्यादा मुसलमान आबादी रहती है, जहां आदिवासियों 26-27% आदिवासियों में से आधे से ज्यादा कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं। तो ये फतवे तो हर जगह से आते रहते हैं, बहुत ज्यादा काम नहीं करते। मुंडा आदिवासी मूल तौर पर भाजपा के समर्थक माने जाते हैं। उरांव जो है उनमें कन्वर्जन ज्यादा है, तो वे इंडिया अलायंस के समर्थक हैं। संथाल बटे हुए हैं, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव प्रबंधन असली चीज है। चुनाव प्रबंधन में मुझे इंडिया अलायंस पिछड़ता हुआ दिख रहा है। समझ गया। आपका कहने का मतलब है कि जो हिंदू वोट है उनको कंसोलिडेट करने के लिए, जो ट्राइबल क्रिश्चियंस हैं या जो मुस्लिम्स हैं या बाकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के वोटर हैं, उनको नहीं बल्कि अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए ये नैरेटिव हेमंत बिस्व शर्मा या योगी आदित्यनाथ का हो सकता है। अंतिम सवाल जो है चंदन मिश्रा जी आपसे करूंगा, समय हो गया है। आपको क्या लगता है कि हालांकि फैसला तो अंतिम फैसला 23 नवंबर को जनता का ही सुना जाएगा जब मशीनें खुलेंगी, लेकिन अगर जिस तरह से आनंद जी कह रहे हैं और आप भी मान रहे हैं कि भाई थोड़ी सी ढिलाई आपको इंडिया अलायंस में दिख रही है, तो इंडिया अलायंस को अपनी आस्तीनें चढ़ाने के लिए, थोड़ा कमर कसने के लिए आपको क्या लगता है क्या करना होगा? क्या कमियां दिख रही हैं आप में, अगर 2-3 कमियां मैं पूछूं? सबसे पहले तो जो इंडिया अलायंस जो फैक्टर है, वो इनके जो पार्टनर्स हैं वो बटे हुए हैं। इनमें एक एकात्मकता जो होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। उनकी सभाएं अलग अलग किस्म से हो रही है। सिर्फ 2 लोग दिखाई पड़ते हैं चुनाव अभियान में, वो है हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। बाकी नेता जो है पीछे खड़े रहते हैं या अगल बगल खड़े रहते हैं। कांग्रेस अलग सभा कर रही है। राहुल गांधी वहां नहीं दिख रहे। हाँ, हो सकता है छठ के बाद उनका आगमन हो या दूसरे फेज के लिए आए, लेकिन सच्चाई यही है कि जो जिस ढंग से एग्रेसिव भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है, उस ढंग से इंडिया अलायंस नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ हेमंत के एग्रेशन से मुझे नहीं लगता है कि बाजी जीत पाएंगे। सही बात कह रहे हैं कि एक तरफ पूरी ताकत, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जहां मीडिया भी उनके साथ है, फिर पैसा है, सिस्टम है, और चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, एक पूरी फौज हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर नीचे तक, वो उसने सारी ताकत झोंक दी। जैसे आप कह सकते हैं कि लास्ट ओवर्स जो खेलते हैं उस तरह के ओवर टेम्परामेंट की तरह बीजेपी खेल रही। लास्ट क्वेश्चन है लकड़ा साहब, अब समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा आपकी बात जी। झारखंड में लेकिन मीडिया ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ, झारखंड का मीडिया हेमंत सोरेन को उतना ही तवज्जो दे रहा है, कहीं ज्यादा बीजेपी से, उसमें कहीं कोई दूर है। बस इतना मैं कहना चाह रहा हूं। जी ठीक, लखेड़ा साहब लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि अभी भी मौका है इंडिया अलायंस के पास, हेमंत सोरेन के पास, कि अपने को गेयरअप करें, अपने को गेयरअप करें, तो ये जो मुकाबला है ये कांटे की टक्कर में बदल सकता है? बिल्कुल है। देखिए, चुनाव की जो फिजा होती है वो चुनाव में घंटों घंटों में रेटिंग बदलती है। जैसे आज सभा हुई और सभा में ऐसा हुआ, कल हो सकता है कि बड़ी सभा हो जाए, उसकी तैयारी हो जाए, मोबिलाइजेशन हो जाए, तो माहौल बदल सकता है। और जो गारंटी स्कीम्स हैं, जो कांग्रेस की गारंटी की नकल वहां उतारी गई है, राहुल गांधी ने जो गारंटी स्कीम दी है, तो उस गारंटी स्कीम्स को जनता के बीच में ले जाने की जरूरत है। और जो कार्यकर्ता है, जो घर घर, देखिए मैं एक बात बताता हूं कि विधानसभा के क्षेत्रों में जो हार जीत का फैसला होता है वो 2-2, 4-4, 5-5 हजार पर, 15-20 सीटें तो 5-5, 6-6 हजार पर फैसला होता है। तो जो उसके लिए बूथ मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है कि कांग्रेस, जेएमएम और जो इनके सहयोगी दल है, जहां मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और आरजेडी और जो बाकी दल है, जो बिहार के जो पार्टीज हैं जिनका असर है, उन सारे लोगों को यहाँ झोंकना पड़ेगा। तेजस्वी को आना पड़ेगा, उनको अपील करनी पड़ेगी। लेफ्ट पार्टीज के जो लोग जहां 5-7 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े हैं, अभी भी वक्त है, नामांकन वापस लेने की डेट जा चुकी है, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन होता है कि उनको बिठाया जाए,
उनको समझाया जाए कि आप बैठ जाइए, आप प्रचार मत कीजिए और आप अपील जारी कर दीजिए अपने वोटर से कि तो ये एक लास्ट जिसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल का अभी पर्याप्त वक्त है। मुझे लग रहा है कि टक्कर फाइट जबरदस्त है। फाइट में ऐसा नहीं हो सकता कि फाइट नहीं है, जबरदस्त फाइट है और कुछ भी हो सकता है इलेक्शन का परिणाम। चलिए एक लेकिन लास्ट ये लाइन ले ले कोशिश होनी आनंद जी। चाहिए। जी आनंद जी लास्ट लाइन, चलिए बोलिए जल्दी। देखिए, हम लोगों ने इतनी जो बातें कही, इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए को कोई बहुत बड़ी बढ़त है या बहुत आराम से जीत रही है। बढ़त का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर थी। अब ये मुकाबला गर्दन कटने की स्थिति में है, मतलब दोनों लगभग बराबरी की स्थिति में है। और अगर यस, एनडीए इसी मजबूती से लड़ता रहा और इंडिया अलायंस की ये ढिलाई जारी रही, तो ये मुकाबला एनडीए आखिरी समय में जीत सकता है। लेकिन अभी भी मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है, 1-2 सीटें का ही मार्जिन रहेगा, आप देख लीजिएगा चुनाव। गॉट इट। आनंद जी ये कह रहे हैं और लखेड़ा साहब और जो चंदन मिश्रा साहब से बात थी कि भाई कहीं ना कहीं जो एक सिंपैथी थी, जो एक एज था आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, उस तरह के एज को, उस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पा रही है इंडिया अलायंस। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बल्लेबाजी, बैटिंग हो रही, बहुत वीक है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पूरी बैटरी, जितने भी बड़े नेता हैं, जैसे आप कह सकते हैं कैंप कर रहे हैं, वो बार बार अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को वहां लाया जा रहा है, हेमंत शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री, वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं और माहौल को भी गर्म कर रहे हैं। तो जितने नेता, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो सीट जाके उनके जबरदस्त तूफानी कैंपेन्स हो रहे हैं। उस तुलना में हेमंत सोरेन कहीं अकेले दिखते हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने, बाकी जिस तरह का एक बैकअप मिलना चाहिए वो नहीं है। अगर अभी भी कमर कसती है इंडिया अलायंस, तो ये मुकाबला वाकई कांटे की टक्कर का हो सकता है। ये जो मुझे लगता है फैसला जो है अभी भी हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, कल्पना सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, वामपंथी पार्टी के नेता, इन लोगों को सोचना होगा। इंडिया अलायंस को एक बार फिर से अपना एक आप कह सकते हैं कि एनर्जी को बूस्ट करना होगा, वरना ये इलेक्शन धीरे धीरे, जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा सकता है, जो 2 महीने पहले स्थिति नहीं थी। आनंद भाई आप आए, आपने अपनी बात रखी। चंदन जी आप भी आए, आपने समय निकाला। छठ का मौका है, आप लोग बहुत बिजी होंगे खरीदारी वगैरह में। और लखेड़ा साहब आप भी आए आज, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।